बहुत समय पहले की बात है। रूस के किसी राज्य में जैस्मीन नाम की एक राजकुमारी रहा करती थी। राजकुमारी जैस्मीन अपने माता पिता की एक लौती संतान थी, इसीलिए जैस्मीन के पिता के बाद उसको ही राज्य की रानी बनाने का फैसला किया जाता है। लेकिन वहाँ का मंत्री जैक्सन राजा बनना चाहता था। इस वजह से वो जैस्मीन से बहुत नफरत करता था। वो किसी भी तरह जैस्मीन को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तभी कुछ दिनों बाद अचानक जैस्मीन के पिताजी की मृत्यु हो जाती है, जिस वजह से जैस्मीन को वहाँ की रानी बना दिया जाता है। रानी बनते ही जैस्मीन राज्य को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलाने लगती है। दूसरी तरफ रानी जैस्मीन लालची मंत्री और सैनिकों को जेल में बंद करवा देती है। ये सब देखकर जैक्सन को अपनी फिक्र होने लगती है और वो सोचता है, अगर मैंने जल्द ही उस जैस्मीन की बच्ची को कुछ नहीं किया तो एक दिन ये मुझे भी पकड़कर जेल में बंद कर देगी। मुझे जल्दी से इसका कोई न कोई बंदोबस्त करना ही होगा। फिर एक दिन जैक्सन जंगल के रास्ते से कहीं पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर स्कारलेट नाम की एक लड़की पर पड़ती है, जो वहाँ पर शिकार कर रही थी। स्कारलेट को देखकर जैक्सन बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि स्कारलेट का कद काठी और रंग रूप दिखने में बिल्कुल जैस्मीन की तरह ही था। ये लड़की तो हूबहू जैस्मीन के जैसी लगती है। मैं इस लड़की के जरिए पूरे महल पर कब्जा कर सकता हूँ। उसके बाद जैक्सन स्कारलेट के पास पहुँच जाता है। सुनो लड़की, अगर तुम मेरी एक बात मानोगी और जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी तो मैं तुम्हें रोजाना 200 सोने के सिक्के दूंगा। क्या कहा तुमने? तुम मुझे रोज सोने के 200 सिक्के दोगे? इतने सारे सोने के सिक्के तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक साथ कभी भी नहीं देखे। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है। कहो मुझे क्या करना होगा? स्कारलेट का लालच देख जैक्सन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद जैक्सन स्कारलेट को सारी बातें समझा देता है। फिर उसी रात जैक्सन चुपके से रानी जैस्मीन के कमरे में जाकर उसे बेहोश कर देता है और महल के चोर रास्ते के जरिए जैस्मीन को जंगल में ले जाता है। उसके बाद जैक्सन और स्कारलेट जैस्मीन को जंगल की एक पुरानी झोपड़ी में कैद कर देते हैं। सुबह होने से पहले हमें महल में पहुंचना होगा ताकि तुम रानी जैस्मीन की जगह ले सको और किसी को भी हम पर शक न हो। फिर वो दोनों महल में पहुंच जाती हैं और स्कारलेट सबकी नजर बचाकर रानी जैस्मीन के कमरे में दाखिल हो जाती है। फिर अगले दिन सुबह होने पर वो जैस्मीन के कपड़े पहनकर दरबार में पहुंच जाती है। स्कारलेट एक बहुत ही चालाक लड़की थी, इसलिए वो बड़ी ही आसानी से लोगों को यकीन दिला देती है कि वही असली रानी जैस्मीन है और किसी को भी उस पर शक भी नहीं होता है। रानी बनने के बाद जैक्सन स्कारलेट के जरिए अपने काले कारनामों को अंजाम देने लगता है और अपने मनमानी तरीके से राज्य को चलाने लगता है और सभी गरीब लोगों को लूटने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ धीरे धीरे स्कारलेट के मन में भी लालच आने लगती है और फिर एक दिन ये जैक्सन तो मुझे रोज सिर्फ 200 सोने के सिक्के देता है, लेकिन मेरा इस्तेमाल करके रोज लाखों रुपए घपला कर लेता है। अब मैं इसके हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती, बल्कि इसे ही पकड़कर जेल में बंद करवा देती हूँ। उसके बाद इस राज्य में सिर्फ मेरा ही हुक्म चलेगा। फिर अगले दिन स्कारलेट जैक्सन को भी जेल में बंद करवा देती है। स्कारलेट से मिले इस धोखे से जैक्सन बौखला जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ जंगल में झोपड़ी के अंदर कैद जैस्मीन बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जंजीरों से बंधी होने की वजह से वो बेचारी बाहर नहीं निकल पाती। फिर एक दिन जैस्मीन दुखी होकर बहुत रो रही थी कि तभी वहाँ से गुजर रही एक परी
उसकी रोने की आवाज सुन लेती है। लगता है इस झोपड़ी के अंदर कोई लड़की कैद है, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। फिर वो परी घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाती है। अपने सामने परी को देखते ही जैस्मिन राहत की सांस लेती है और रोते हुए परी को अपने बारे में सब कुछ बता देती है। जैस्मिन की कहानी सुनकर परी को उस पर बहुत तरस आता है और फिर अपने जादू से परी उसे आजाद कर देती है। फिर वो उसे लेकर महल में पहुंच जाती है। अचानक जैस्मिन को देखकर स्कारलेट के तो होश ही उड़ जाते हैं। साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग ये नजारा हैरानी से देखने लगते हैं। ये एक चालबाज लड़की है जो इस मासूम जैस्मिन को कैद करके तुम्हारी रानी बन गई है। तुम सबको धोखा दे रही है ये। नहीं, ये सब कुछ झूठ है। मैं ही तुम सबकी असली रानी हूँ। ठीक है, इस बात का फैसला अभी हो जाएगा। उसके बाद परी जैस्मिन और स्कारलेट को लेकर महल के पिछले वाले हिस्से में पहुंच जाती है, जहाँ पर एक आग का कुआं था। ये आग का एक जादुई कुआं है। ये कुआं राज परिवार के लोगों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए कई सालों पहले इस कुएं का निर्माण किया गया था। अब तुम दोनों एक एक कर इस कुएं के अंदर उतरो। तुम में से जो भी असली रानी जैस्मिन होगी वो इस कुएं की आग में नहीं जलेगी और जो भी नकली होगी वो जलकर राख हो जाएगी। ये सुनकर स्कारलेट बहुत घबरा जाती है। चल लड़की, सबसे पहले तू इस कुएं के अंदर उतर। इतना कहकर परी स्कारलेट का हाथ पकड़ लेती है। तभी स्कारलेट परी से कहती है, नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। मैं असली रानी नहीं हूँ, मैं तो स्कारलेट हूँ, एक आम लड़की। इस तरह स्कारलेट सब कुछ कबूल कर लेती है। उसके बाद सिपाही स्कारलेट को पकड़कर जैक्सन के साथ ही जेल में बंद कर देते हैं। फिर सभी लोग रानी जैस्मिन को सिंहासन पर बैठा देते हैं। इस तरह से जैस्मिन को न्याय मिल जाता है और वो फिर से रानी बनकर हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। चंदनपुर नाम के एक गाँव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था क्योंकि महेश शहर में एक 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा, ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है, जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है। उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है। ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है। इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है। लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा।
उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है, लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर पापा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है, तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की ही एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ न कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी। फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है।
धन्यवाद मैडम। कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ? आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गयी, तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए। अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था। जब से दुकान खुली थी, तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा, तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे, तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ। मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा, हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती हैं और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।